ओके, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल डिस्कशन से ये बताना जनरल चाहूँगा डिस्कशन से ये बताना चाहूँगा इंटरव्यू का जो पहले से जुड़े हुए हैं जो पहले उनसे से मैं जुड़े चर्चा हुए कर हैं चुका हूँ। उनसे मैं चर्चा कर चुका हूँ। कुछ नए साथी जुड़े हैं, कुछ नए साथी जुड़े हैं, ज़्यादातर तो पुराने ही हैं। ज़्यादातर तो पुराने ही हैं। आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए होंगे, उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी है उससे रिलेटेड ही है। लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिन से हमने एक एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पे काम करना शुरू किया था। काफी कुछ आपने तैयार भी किया है। तो अभी जो ये जो सेशन हम आयोजित करने जा रहे हैं, ये कुछ उसको सेंट्रलाइज करके ही है। तो जिस प्रकार से इसको एक गंभीरता से लेना है कि ये केवल मौक नहीं है, बल्कि हम अपना बेहतर परफॉर्मेंस करें। और कैसे हम बेहतर तरीके से वहाँ एंटर करेंगे, कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस देंगे, कैसे अपनी अभिव्यक्ति देंगे, कैसे अपना जो नॉलेज है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। छोटी छोटी चीजें मैंने कई बार बताई हैं, वो अब वो अब बताने की शायद जरूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं सीधा ही बिना समय गवाए। भरत सिंह यस, सुन पा रहे हैं? ओके, अपना वीडियो ऑन कीजिए। नमस्कार। आप भरत सिंह, ओके, आपने 10वीं कब की? आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया? आपने BCA किया। इसके बाद में आपने सोशियोलॉजी से PG किया। ओके, तो BCA से सोशियोलॉजी में कैसे आया? Sir, in 2011-12, I gave the RS exam, and in RS month exam, I chose sociology. So regarding that, I started reading sociology, and after that, I found a genuine love for sociology, and then I thought to prepare for sociology, and I gave the exam in JNU, and I got selected. So from 2015 onwards, I am reading sociology only. थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, सबके समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट बोलिए जी। So sir, I am saying, in 2011, I gave the RAS exam, and that time we have a sociology as a subject. We have to give the optional subject. So I chose sociology as optional subject, and after that I started loving the subject called sociology, and then I gave the exam of JNU, and I selected in अच्छा, ओके। BCA आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने काफी सारा काम भी किया होगा। ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज सोशियोलॉजी में कहाँ काम आएगा? So the technological knowledge in the day level is very elementary. So it helps me in data collection, in STEAM. For example, nowadays we are working on online education from last 2 years, and I think the education I get from this it helps me a lot. डेटा कलेक्शन में किसमें काम आएगा? SOS क्या है? नाम सुना SOS? No sir, I'm not able to recall that. SOS आप देखना अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये रिसर्च में काम आता है। ठीक है, कि आप थोड़ा ध्यान, क्योंकि आप BCA करके सोशियोलॉजी में आ रहे हैं, रिसर्च की बात आ गई, डाटा कलेक्शन की बात आई, तो ये कुछ नहीं करता है। तो आपने डाटा कलेक्शन की बात की,
इस इस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर से आप कौन कौन सी किस में हेल्प मिलेगी मिलेगी आप डाटा कलेक्शन में, किस फील्ड में हेल्प मिलेगी? और सर इन सैम्पलिंग इन क्वांटिटी सर्वे एक नहीं, ये कलेक्शन के काम करेगा या आपके मतलब डाटा एनालिसिस का काम करेगा? So the collection I do my from Silver, I can also send questionnaires online also. So nowadays people send questionnaire online also. So from the internet also they can get the data. From last 2 years researcher is doing that only. आपने एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी पे पेपर पब्लिश किया है? Yes sir. इसमें क्या था, क्या है इसका मैटर, क्या था? Sir, this I taught a course in IIT Delhi for the BTech students. I taught a course in Environment Development Society in 2019. I helped a teacher to in taking classes because I'm a teaching assistant. This is we are referring to my PA courses. So the teacher used to teach and I used to take remedial classes to the students, where we talk about the environment, what is the problem. डेवलपमेंट एनवायरमेंट के खिलाफ है या ये डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के रिलेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? Sir, in sociology we have a term called sustainable development. So development can go hand in hand with the environment. We can protect the environment and we can do the development also. Because we can preserve everything. We have to move on also. We have to take natural resources also. So we have to go for sustainable development. So I'm not saying that to protect the environment you have to completely curb the development, but both can go hand in hand, and that's where it's critical for sociologists to take the understanding. ओके, एक सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से बताइए डेवलपमेंट की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? Profit को in India tribals are having the most price for the development in the tribal community with India. ओके, इसको अगर हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखें तो आप ये जो डेवलपमेंट है इसको रिडिफाइन करना चाहेंगे? Yes, sir. The capitalist expect method to get the surplus production, and it will help them in accumulating knowledge. So for that, they extract the matter. The matter in terms of coal, iron, gold, even the trees. The British has extracted large number of trees also. So they extract. आपने बीसीए पे बीसीए पढ़ा है, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन काफी सारी चीजें पढ़ी है, आपने सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ, आपने एप्स के बारे में पढ़े हुआ, सोशल मीडिया की कुछ एप्स बताइए। Right now the apps which are mostly in the social media domain are Facebook, Instagram. There is now dating apps called Hinge, Tinder. ओके, फेसबुक के सीईओ के संस्थापक भी कौन है? मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? हाँ, तो in modern society the one who accumulated resources will be powerful. So resources in terms of land, mines and all. But in the Facebook he don't own I think any land. His offices are in the private sector. But so what he owns is the virtual reality. There is a world of virtual reality which he owns. So this is the one could say it's the postmodern world. और ये तो एक एस्पेक्ट बताया, और भी बताइए। So the other aspect are I think the internet and Facebook, these are those virtual aspects, but they are also product of technology. So they are also the modern events. पावर एंड नॉलेज मैं ये जानना चाह रहा था। पावर एंड नॉलेज के हिसाब से बताइए। और दूसरा इसमें ये भी जो जोड़ने आपको खंडनवाद,
deconstruction. So yes, in terms of power knowledge, it is very accurate because the our some democratic parties in India accuse Facebook that they rigged the election. ओके, थैंक यू। आप क्या चीज पढ़ाना चाहेंगे? आप क्या चीज टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे? So now I think we are talking about the advanced topic. I'll talk about the Habermas public sphere and community action. Community action and public sphere. I think this is the topic. प्लीज पब्लिक स्पेयर बताइए। So Habermas, when he wrote a book in 1962 about public sphere, he was to talk. So he talked about that public should have a reason. So public should have a dialogue to create a better law for the state. So state should not create the law, but it's by the public, the reason between public. So what is the public for them? So in the European society, the public discuss in the restaurants, the bar, in the cafes. So they can discuss and then they can produce the knowledge. So that is the public sphere. So sphere is the virtual reality. So it's ideal, but one can see in the France restaurants of the France, we give examples of the restaurant where people debate endlessly, and then they come up with a certain knowledge, and then that knowledge will reflect in the laws of the state. थैंक यू। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। इन टॉपिकों को आप जरूर देख लीजिए कि आपने पीसी किया है। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिसिस की बात आएगी, तो इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो आप ठीक से देख लीजिए, ठीक है। एक जो है आपने ये जो रिसर्च पेपर है एनवायरमेंटल सोशल इश्यूज, ठीक है, इससे संबंधित एनवायरमेंटल सोशल इश्यूज की जरूरत है। बहुत सारे आपसे पूछेंगे कि भाई आप राजस्थान में एनवायरमेंट से रिलेटेड एक ऐसा सोशल मूवमेंट था, तो राजस्थान से बाहर का भी है, वुमेन से रिलेटेड, तो राजस्थान से बाहर का भी है कुछ सोशल मूवमेंट्स ऐसे, उनको आप देखना होगा, ठीक है। याद है राजस्थान में ऐसा कुछ क्या था? एक अगला जो है आपका इस पे भी थोड़ा फोकस करो। ओके, है ना, एक अगला जो है आपका इस पे भी थोड़ा फोकस करो। आप थोड़ा इन टॉपिकों को देखोगे तो और अच्छा है, थोड़ा इन टॉपिकों को देखोगे तो और अच्छा है, प्रॉपर तरीके से आप बता पाओगे, सटीक और ब्रीफली हमें बतानी है चीज, ठीक है ना, सटीक और ब्रीफली हमें बताना। सुधार पहले से आपने, ठीक है, काफी अच्छा सुधार पहले से आपने, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, गुलशन सिहा। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर वीडियो ऑन हो सके जी वो इनको देख लेना, नहीं तो अपन शुरू करते हैं। Okay, sir. सर एक्चुअली मैंने सब टॉपिक्स नहीं, मैंने पोस्ट मॉडर्निटी पढ़ा है। हाँ, तो पोस्ट मॉडर्निटी में मैं शुरू कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, ठीक है, ओके, बिल्कुल। आपने फेमिनिज्म भी पढ़ा होगा। जी, पोस्ट मॉडर्निटी भी पढ़ा आपने, ठीक है, ओके। तो आपने 12th कब किया आपने? सर 12th मैंने किया था 2009 में। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? सर मैंने मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया था 2012 में। ये कॉलेज मिरांडा हाउस के नाम से क्यों जानी जाती? सर जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था उनकी बेटी का नेम मिरांडा था, तो इस वजह से। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग, काफी फेमस कॉलेज है। जी सर। अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की? जी सर, मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपना MA सोशियोलॉजी किया है 2014 में। ठीक है। आप रिसर्च भी कर चुके, PhD? हाँ सर, पूरा नहीं हुआ है, मैंने अपना थीसिस सबमिट कर दिया है, तो मे बी इंटरव्यू से पहले मेरा वाइवा हो जाएगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है इसका?
सर मेरा टॉपिक है विमेंस हेल्थ एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ओके, तो गुलशन जी अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं बेसिकली हनुमानगढ़ से हूँ और आई एम मैरिड और मेरे 2 बच्चे हैं फिलहाल, और अभी मैं अहमदाबाद में रह रही हूँ। और सर 10 साल से, मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ सोशियोलॉजी के साथ। एंड मेरा नेट JRF क्लियर हुआ था 2017 में। उसके बाद मैंने अपना PhD स्टार्ट किया गुजरात यूनिवर्सिटी से। मैं अपना PhD कर रही हूँ ममता मैम। एंड अभी इंटरव्यू से पहले शायद हो जाए तो अच्छा है। और इनफैक्ट मेरा कोई अभी तक गैप नहीं रहा है स्टडी में। 2015 में भी मेरा नेट क्लियर हो गया था, बट उसके बाद क्या है, शादी हो गई और फिर 2017 में मेरा JRF क्लियर हो गया। तब मैंने PhD में एडमिशन ले लिया था गुजरात में। ओके, आपका PhD से संबंधित बातें अगर हम शुरू करें तो आपने कौन सी टेक्निक्स यूज में ली? सर मैंने हाँ जी सर मैंने फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज किया था एज ए टेक्निक। एंड उसके अलावा मैंने जैसे कि अभी क्या था, ड्यूरिंग द टेन्योर कोविड आ गया था, 2 साल कोविड का रहा, तो फील्ड वर्क इतना ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो मैंने गूगल फॉर्म से क्वेश्चनर वगैरह फिल करवाए थे अर्बन वुमेन के लिए, बट रूरल वुमेन जो थी उन पे मतलब मैंने खुद ने जाके फील्ड वर्क किया था। तो जैसे मैंने राजस्थान से 2 विलेजेस चूज़ किए थे एंड गुजरात से 2 विलेजेस चूज़ किए थे। तो वहाँ पे जाके मैंने खुद से पर्सनल लेवल पे मतलब इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, फोकस ग्रुप डिस्कशन कराया था। और तो ये मेथड थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी सर, ये मेथड क्या है? Focus group discussion. हाँ, so focus group discussion is a method of conducting research where you gather few respondents and फिर आपने उनको कोई टॉपिक दिया या अपनी कोई बात स्टार्ट की विमेंस हेल्थ से रिलेटेड, देन वो अपने कुछ आइडियाज आपको, वो आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं और कुछ आइडियाज दे रहे हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। आप कैमरा का यूज कर सकते हो उसको मतलब फ्यूचर में देखने के लिए। तो इस तरह से वो ओके, आपने डाटा कलेक्शन के लिए आप गांव में गए? जी सर, फील्ड वर्क किया। कोविड का यस फील्ड वर्क किया आपने। हाँ, कोविड के कुछ इफेक्ट्स आपने नोटिस किए होंगे, सोशियोलॉजिकल व्यू से बताएं। जी सर, उस टाइम तो ऐसा नहीं था। वो नेगेटिव। हाँ, क्योंकि मैं पोस्ट कोविड में गई थी, जब उस टाइम कोविड था नहीं, तो ऐसा मतलब मेरे को वहाँ पे इतना नहीं लगा, नॉर्मली थे। बट बहुत ज्यादा लोग थे जिनके फैमिलीज में डेथ्स हुई थी, तो इस तरह से कोविड का इफेक्ट यही था। बाकी तो ऐसा मुझे कुछ मतलब फील्ड वर्क के टाइम नहीं लगा। और उससे कुछ फील्ड वर्क मैंने रूरल एरिया में जो किया था वो मैंने कोविड से पहले ही कर लिया था 2019 में, क्योंकि मेरा 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले ही मैंने 18 के आसपास कर लिया था अपना मोस्टली रूरल वाला। ठीक। जूडिथ बटलर नाम सुना है? जी सर। इनकी एक बुक का नाम बताइए। सर इनकी बुक है द जेंडर ट्रबल है, और एक बुक है जेंडर ट्रबल, और एक बार ओके। बॉडीज दैट मैटर। फेमिनिज्म के फील्ड में इनकी क्या देन है मुख्य रूप से? ओके सर, शी वॉज बेसिकली अ पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। तो ये पोस्ट मॉडर्न समय में लिख रही हैं। एंड इनका जो फेमस वर्क था वो यही था, जेंडर ट्रबल। इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जेंडर परफॉर्मेटिविटी, हेट्रोजेनिटी मैट्रिक्स, और एक क्वियर थियरी की बात कर रही हैं ये। तो जेंडर परफॉर्मेटिविटी ये क्या बात कर रही है? पहली बात तो कि ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर थी। अब पोस्ट मॉडर्न थिंकर है तो इन्होंने क्या किया, मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज किया। मॉडर्निटी में जो फेमिनिज्म की थियरीज चल रही थी, फॉर एग्जांपल उस टाइम में जो डोमिनेंट थॉट था वो क्या था कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है एंड जेंडर जो है वो सोशल है, एंड जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। तो ये डोमिनेंट पैराडाइम ये था कि सेक्स इज बायोलॉजिकल एंड जेंडर इज सोशल। बट जूडिथ बटलर being a postmodern feminist thinker, तो she critiqued that and इन्होंने बोला कि नहीं, sex is also a social construction like gender, and sexuality is also a social construction like gender. In fact ये बोलते हैं कि हम ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, अनडूइंग जेंडर। जी सर। अनडूइंग जेंडर क्या है?
सर वो इनकी एक बुक है जो 2004 में इन्होंने पब्लिश की थी, अनडूइंग जेंडर, उसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, बट इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्वियर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो वो मैंने पढ़ा, जेंडर परफॉर्मेटिविटी की, कैसे आप जेंडर परफॉर्म करते हो, उस तरह से वो चीज मैंने पढ़ी है कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी क्या होता है, हेटेरोजेनिटी मैट्रिक्स क्या है, और क्वियर थ्योरी के बारे में क्या बोल रही है। शी हर्सेल्फ वाज अ लेस्बियन एंड इनफैक्ट जो इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी है जेंडर ट्रबल 1980 में, शी वाज गोइंग समवेयर एंड वहाँ पे इनको एक छोटी सी लड़की मिलती है, वो पॉइंट आउट करती है कि आर यू अ लेस्बियन, एंड शी वाज स्ट्रक कि इसको मतलब अपने शो नहीं कर रहे हैं वो सेक्सुअलिटी, बट उस लड़की ने कैसे अंदाजा लगाया, वहां से इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा होगा जो मैं शो कर रही हूँ या मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो वहां से इन्होंने वो बुक लिखी अपनी जेंडर ट्रबल एंड अपना जेंडर परफॉर्मेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है कि हम जेंडर को परफॉर्म करते हैं एट एवरी स्टेज। फॉर एग्जाम्पल एक मेल है तो वो जेंडर परफॉर्म कर रहा है अपने हेयर कट से, अपनी ड्रेसिंग सेंस से, तो वो कंसेप्ट इन्होंने वहाँ उस बुक में दिया। तो यहीं पे इन्होंने कहा कि लिंग प्रदर्शन का एक सिद्धांत दिया इन्होंने, प्रेरित था। तो ये लिंग प्रदर्शन का सिद्धांत देता है सोसाइटी हमें एनफोर्स करती है, यही कहना चाहते हो? जी सर, जी। और इस तरीके से और जो उस जैसे जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स डोमिनेंट है और हर जगह एक्सेप्टेबल है, तो जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स है उसको ये बोलते हैं कि जो हेटेरोसेक्सुअल जेंडर नॉर्म्स है वो बोलते हैं कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो डिस्टेबलाइज कर रही है एंड इट टेक्स फॉर ग्रांटेड हेटेरोसेक्सुअलिटी। तो जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनमें भी यही देखेंगे कि एक मेल है एक फीमेल है, उसको भी हम उसी नजरिए से देखेंगे, हेटेरोसेक्सुअलिटी के नजरिए से। जेंडर एंड सेक्स में क्या डिफरेंस होता है सर? जेंडर एंड सेक्स में सर ये बोल रहे हैं कि जेंडर जो है इज अ रिपीटेशन एंड अ रिचुअल, कि आप रिपीट करते हो जेंडर, आप परफॉर्म कर रहे हो जेंडर, इट स्टाइलाइज्ड रिपीटेशन ऑफ एक्ट्स थ्रू टाइम एंड जेंडर इज परफॉर्म्ड एंड सेक्स इज ऑल्सो मतलब सेक्स भी आप लॉजिकल नहीं है और वो भी आप सोशली ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप सीख रहे हो देख के। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन इन्फेंट आ रहा है तो उसको नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, बट धीरे धीरे वो चीज उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो अब हम रेगुलर उसको एक ही तरह से ड्रेसिंग करेंगे, रेगुलर उसको, जैसे बॉय है तो हेयर कट कर दिया, गर्ल है तो उसकी चोटियां बना दी, तो वो परफॉर्मेंस वो स्टार्टिंग से ही सीख जाता है। तो सेक्स भी इसी तरह से सोशली कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, वो बोलते हैं। ओके, ये जो पोस्ट मॉडर्निटी जो थियरीज हैं, नए अप्रोच है, इनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है? जी सर, मुझे तो ये जूडिथ बटलर की थ्योरी सबसे अच्छी लग रही है। जी सर, बाकी जैसे बॉड्रिलार्ड की थ्योरी है, लियोटार्ड ने भी बोला है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के बारे में, हालांकि मैंने इतना पढ़ा नहीं है, बट ऊपर से मैंने उनको थोड़ा देख लिया पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स को। ठीक है, ये नॉलेज एंड पावर के बारे में बताइए कुछ, इनका क्या रिलेशन है और आप इनमें से किसको चूज करेंगे? आपका उत्तर एंड पावर। जी सर, नॉलेज एंड पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो मिशेल फूको ने दिया है एंड फूको इज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर। तो और फूको को हम पोस्ट मॉडर्निटी में भी रख सकते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी उनको रख सकते हैं। एंड फूको का कॉन्सेप्ट है नॉलेज एंड पावर। तो वो बोलते हैं उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड जीनियोलॉजी ऑफ पावर। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि कैसे, आर्कियोलॉजी का मतलब है कि हम जैसे ये हिस्टोरिकल मेथड है आर्कियोलॉजी, तो जैसे कि अब मैक्स वेबर का मेथड था आइडियल टाइप्स, उसी तरह से इमाइल डर्कहाइम बोलते हैं सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की तरह से हम जो समाज को एनालाइज करेंगे। तो सिमिलरली ये फूको जो दे रहे हैं वो आर्कियोलॉजिकल मेथड दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जैसे कि हम आर्कियोलॉजी में क्या करते हैं, हिस्ट्री को जैसे कि पुरातत्व विभाग वाले क्या करते हैं कि जो पुराने जो भी खंडर है उनको एनालाइज करते हैं, सिमिलरली ये बोलते हैं कि हम हिस्टोरिकल मेथड से डिस्कोर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को आप आर्कियोलॉजिकल मेथड से स्टडी करो, इसको डिस्कोर्स एनालिसिस भी कहते हैं। एंड जीनियोलॉजी ऑफ पावर, सर ये मेरे को थोड़ा पढ़ना है, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे, सोवरेन पावर, बायो पावर एंड कि कैसे पावर जो है वो एक डोसाइल बॉडीज क्रिएट कर रही है सोसाइटी में, कि अपने जैसे कि दे आर
क्रिएटिंग सिटीजन्स विच आर यूजफुल फॉर देयर बेनिफिट। तो जैसे गवर्नमेंटैलिटी का ये जो कंसेप्ट देते हैं वो पावर से रिलेटेड है कि कैसे गवर्नमेंटैलिटी का हेलो हाँ यस प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं गवर्नमेंटैलिटी, जिसका मतलब है कि टू गवर्न इफेक्टिवली आप कैसे गवर्न करोगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि कैसे पावर जैसे कि पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सोवरेन पावर है या थैंक यू। आप कौन से टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे, क्या पढ़ के आए हो आप? जी सर मैं सर मैं फेमिनिज्म पढ़ा देती हूँ, फेमिनिज्म के वेव्स। अभी कुछ इसके लिए स्पेसिफिक नहीं पढ़ के आई थी सर। ठीक है ओके थैंक यू। ओके सर ओके। आपका भी अच्छा था, लेकिन मैं थोड़ा सा जैसे अगर मैं आपके बॉडी लैंग्वेज भी देखना चाहता तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जी सर हाँ इससे क्या है कि जैसे बंद करके तो हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा और अच्छा हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो बिल्कुल खुल के मतलब इस ग्रुप में भी डिस्कस करने के लिए भी अपने को रेडी। काफी अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है। तो वो इधर उधर रहते हैं तो फिर इस वजह से मैं नहीं ऑन करती, क्योंकि कभी वो आते हैं तो मेरे को जाना पड़े। ऐसे ही अभी भी गेट के बाहर ही है, तो इस वजह से कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम सब परिवार में ही रहते हैं, सबके ही चलता रहता है, तो आप वो कोई बात नहीं है। पर नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू दे तब आप थोड़ा सा टाइम निकाल लेना। वो क्या है कि थोड़ा सा आपके लिए जरूरी हो, बेनिफिटेबल हो, बहुत जरूरी। और थोड़ा सा जैसे टॉपिक जहाँ तक मैं टीचिंग की बात बोलता हूँ, कई बार तो वही दे देते हैं, क्योंकि जिस बात पे डिस्कशन चल रहा हो उसमें से दे देते हैं। लेकिन कई बार अधिकांश ये होता है कि वो आपको कहेंगे कि आप पढ़ाइए, तो कम से कम एक दो टॉपिक आप बहुत अच्छे से करो, शॉर्ट एंड स्वीट। और सर जैसे मैंने इंडोलॉजी का टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है, इंडोलॉजी, तो इंडोलॉजी को मैं ट्रेस करके जीएस गुर्रे तक ले आऊंगी, तो वो उस तरह से मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया। एक सिंबॉलिक इंटरैक्टिविज्म है जो मैंने क्लास में भी पढ़ाया है, तो वो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं ऐसे। हाँ बस ठीक है ओके। लेकिन वो क्या है कि जैसे आपको ब्रीफ में करना है। जी सर है ना, क्योंकि आपको 1 मिनट देंगे, 1.5 मिनट देंगे, 2 मिनट, इंटरेस्ट है और आगे बढ़ा वो एक अलग इश्यू है, लेकिन ज्यादा नहीं, 1.5 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट मैक्सिमम। तो उसके लायक हमें मतलब उनको ऐसा अट्रैक्ट करना है अपने को कि वो हाँ वाकई इसमें दम है पढ़ाने में। पूरा समरी मैं उसमें हाँ वर्ड यूज करना या कुछ ऐसा सरल शब्दों में उनको ये लगे, उनको आप स्टूडेंट समझते हुए पढ़ाना है। जी सर सरल शब्दों में आप पढ़ा, ठीक है। बहुत अच्छा है। और एक इस अपने टॉपिक पे चल रहा था अधिकांश, तो ये तो ठीक है। पीएचडी वाला टॉपिक है ना, उसको टेक्निक्स पे काम करना थोड़ा सा है ना। जी सर। आपने और केस स्टडी भी की क्या उसमें? सर मैंने केस स्टडी यूज की है। मैंने केस स्टडी किया है जो आईवीएफ वाली विमेन्स है ना, जिन्होंने आईवीएफ ट्रीटमेंट यूज किया है, और इनफर्टाइल वुमेन, तो उनपे मैंने केस स्टडी किया। हाँ, कुछ एडोलेसेंट की केस स्टडीज हैं। बस आपके जो सीवी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो यही बनते हैं, बाकी और होंगे तो नेक्स्ट में और करें। ठीक है थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नेक्स्ट पूजा यादव, सुन पा रहे हो? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो पूजा आपने 10th कब की? सर मैंने 10th की 2008 में। ग्रेजुएशन 2013। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट? ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स था, जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरनमेंट था, देन अकाउंट्स एटसेट्रा, इकोनॉमिक्स वगैरह। और फिर आपने सोशियोलॉजी लिया? हाँ जी। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी क्यों ली फिर आप?
अच्छा था आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छे। Subjects अच्छे थे सर, I would agree to that. But the challenge was that मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी थी, एंड जिन सर्कमस्टांसेस के अंडर मैंने चूज़ किया था कॉमर्स, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे बिकॉज हम लोग माइग्रेट हुए थे एक शहर से दूसरे शहर और एडमिशन्स क्लोज हो रहे थे, तो मेरे पास ऑप्शंस कम थे। तो जब मुझे जो ऑप्शंस में जो मिला मौका तो मैं उसमें गई, एंड बट मैं उस सब्जेक्ट में भी अच्छी थी, बट मेरा रुझान फिर भी समाज की तरफ ज़्यादा था, तो मैंने फिर ये स्विच किया। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कौन है आप? तो मेरा नाम पूजा है, जैसे कि आप जानते हैं। मैंने अपनी 10वीं तक पढ़ाई की है राजस्थान से, आर्मी स्कूल नसीराबाद से। उसके बाद मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई हूँ, एंड वहाँ से फिर मैंने अपने आगे की पढ़ाई की है। मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में। करंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ डिसेबिलिटी में। मेरा टॉपिक है रिसर्च का डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ केयर एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेटरी स्टडी। अभी फ़िलहाल मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा कोर्स वर्क जस्ट फिनिश हुआ है, एंड दैट्स ऑल। तो अभी आपके पास में कौन सा स्टेटस है? स्टेटस सर, स्टेटस एज एन इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस? लाइक हम सोशियोलॉजी की बात कर। ओके, स्टेटस आई वुड से मिडिल क्लास। नो। ओके, आप किसी की बेटी हो, आप किसी की बहन हो, ओके, आप एक स्टूडेंट भी हो। राइट, करेक्ट सर। Thank you, sir. I would like to say that currently I am a daughter, a student, a teacher, all three of them. तो आप पीएचडी कर रहे हैं, आप डिसेबल पर्सन्स पे? हाँ जी। तो इससे संबंधित इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं, ध्यान है? हाँ जी सर, इंडियन गवर्नमेंट ने जो पहला कानून बनाया था वो 1995 में बनाया था, बट उसमें कुछ चैलेंजेस थे। मतलब उसका जो मॉडल था वो रिहैबिलिटेशन वाला था, राइट बेस्ड अप्रोच नहीं थी। फिर 10-15 साल तक डिसेबल्ड कम्युनिटी ने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किए। उसके बाद 2016 में आया RPWD एक्ट, विच इज़ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, एंड ये एक्ट जो है वो सोशल मॉडल की तरफ है एंड ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। तो दिस इज़ अ वेरी भारत में कितने डिसेबल पर्सन लोग हैं? So 15 million people approximately. Are you sure? Yes. I'm not 100% sure, but जो लास्ट मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से 15 million people are there. ओके। इनकी सहायता के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स निकाली है, बता सकते हो? 2 स्कीम बता। स्कीम बता दो या इनके लिए हेल्पफुल हो, ऐसे कुछ काम किए गए। ओके सर, स्कीम्स मुझे क्लियरली एकदम याद नहीं आ रहे हैं, बट स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंडर उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखा गया है। एंड देन जो एक्ट के थ्रू स्कीम्स का सर मैं आपको क्लियरली नहीं बता पा रही क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, बट जो RPWD एक्ट है तो उसके थ्रू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में देयर इज रिजर्वेशन ऑफ 4%, सो दैट इज देयर। तो वो एक प्रोविजन है जिसके थ्रू काफ़ी सहायता मिल रही है उन्हें। बाकी स्कीम्स का मैं और आई विल इंफॉर्मेशन। विकलांगता का अपराधीकरण मतलब डिसेबल पर्सन्स को हम जो है क्रिमिनल घोषित कर देते, एक प्रकार से उसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो अपराधी। विकलांगता कोई अपराध है क्या? डिसेबिलिटी कोई अपराध नहीं,
बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर गलत है और ये धारणा पहले के ज़माने में चली आ रही थी, बट आज के समय में ऐसा नहीं है। तो आपने इनके स्टडी के लिए कौन से डाटा कलेक्शन की कौन सी टेक्निक्स यूज में किया? सर मेरी पीएचडी अभी इनिशियल स्टेज में है, तो अभी मैंने अपना रिसर्च उसमें स्टार्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ कोर्स फिनिश किया है। बट जहाँ तक मैंने सोचा है, इंटरव्यू टेक्निक का मैं उपयोग करूँगी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ एक सोशियोलॉजिस्ट के व्यू से। आप मॉडर्न इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में से किसी का नाम बताइए। मॉडर्न इंडियन सोशियोलॉजिस्ट गायत्री स्पिवाक। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? उनका कंट्रीब्यूशन मोस्टली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में है। देन शी इज ऑल्सो इनटू फेमिनिस्ट लिटरेचर। उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि जैसे कि मेरा काम डिसेबिलिटी भी है, तो मार्जिनलाइजेशन और सबऑल्टर्न पॉपुलेशन। तो बेसिकली गायत्री स्पिवाक का वर्क है सबऑल्टर्न्स को लेके, कि जो सबऑल्टर्न पॉपुलेशन है जो कॉलोनियल एरा में जो दबाई गई है और जो पावर सेंटर से दूर हैं, तो उनको किस तरह से पावर सेंटर से दूर किया है और क्यों वो म्यूट है। तो म्यूटनेस पे उनका काम है कि कैसे कुछ लोगों की आवाज दबा दी गई है। तो मेनली उसके ऊपर है उनका काम। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट किसने दी और है क्या? क्या ये सही है ये कॉन्सेप्ट? कम से कम आधुनिक जो इस पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट सही है? सर फ्रैंकली मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा है, सो आई वुड लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन। ओके। कल्चरल आइडेंटिटी ये क्या? हाँ, कल्चरल आइडेंटिटी है हमारी सामाजिक पहचान एक तरह से। ये जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कल्चरल कैपिटल जो एक पीरे बोर्दो का कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा मिलता जुलता है कि कैसे हमारी जो पहचान है वो हमारे कल्चर के थ्रू होती है और जो चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं, जैसे हमारा रहन सहन हो गया है, हमारी एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो चली आ रही है तो वो एक हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है जो हम डेवलप करते हैं। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय कल्चरल आइडेंटिटी। ये एक और शब्द इससे संबंधित, पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, ओके। बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समूह के राइट हाँ। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से सर मैं ये समझती हूँ कि जब आपके पहचान को खतरा होता है, जैसे कि ट्राइबल्स को हम ले सकते हैं। जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, ट्राइबल कल्चर है, वो धीरे धीरे वैनिश हो रहा है क्योंकि जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में वो बाकी के कल्चर्स को साइडलाइन करते हैं। सो उस वजह से एक आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब उनकी पहचान को संकट होता है। सो ये मोस्टली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज ज्यादा फेस करती हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके। ये न्यू मार्क्सिज्म, नव मार्क्सवाद सुना है? ये सब बता सकते हैं थोड़ा क्या है? जी सर, सुना है। न्यू मार्क्सवाद एक ऐसी फिलॉसफी है जो मार्क्सिज्म पे बेस्ड है, बट मार्क्सिज्म की कुछ बुराइयां या कुछ कमियां हैं जिसको इसने चेंज किया है। जैसे कि जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है वो मेनली इकोनॉमी को ही हर चीज़ का प्रॉब्लम मानती है, बट न्यू मार्क्सिज्म उससे डिफर करते हैं। वो ये कहते हैं कि और भी रीजंस हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटी के, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। सो अभी फिलहाल मुझे एक ही पॉइंट दिमाग में है। अच्छा, आप क्लासिकल थिंकर्स में आपने किसको पढ़ा है? आप कौन सा फेवरेट है? सर पढ़ा मैंने कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, वेबर, सबको है। हाँ जी। ठीक है।
तो ये मार्क्स के अनुसार अलगाव, एलिनेशन, ये क्या है? मार्क्स के अनुसार अलगाव एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जो इंसान को धीरे धीरे अपने काम से, फिर अपनी फैमिली से और फिर लास्ट में खुद से अलग कर देता है, क्योंकि वो जो भी काम करता है उससे उसका इमोशनल अटैचमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसके पीछे उन्होंने कारण कैपिटलिज्म को दिया है कि कैसे कैपिटलिज्म एक मैकेनाइजेशन क्रिएट करता है, जहाँ मशीनीकरण, तो इंसान मशीनों पे ही काम करता है, तो उसमें उसका खुद का कंट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा आपके रिसर्च पॉइंट तक ले जाना चाहूंगा। जो डिसेबल पर्सन है, हाँ जी, वो भी एक प्रकार से कट जाते हैं समाज से। फिर समाज में भी बहुत सारे उस पे लेबलिंग, एक लेबल लगा देते हैं। ठीक है, तो वो इसका एलिनेशन का शिकार हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल सर, वो शिकार ऐसे होते हैं, उसके अंदर सोशल प्रोसेसेस हैं, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। समाज में जितने भी लोग हैं वो अगर एक जब अपने आप को अलग पाएंगे बाकी लोगों से, तो सॉरी सर, यू आर म्यूटेड। मेरी आ रही ना सर? आप म्यूट हैं, आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अब आ रही है। यस, हाँ जी, हाँ, यस। तो सर मेरे हिसाब से सोशल इंटीग्रेशन इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वो समाज में इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि समाज ने ही ऐसे बैरियर्स बना रखे हैं जिससे कि उनका इंक्लूजन नहीं हो पाता है। तो अगर वो इंक्लूडेड फील नहीं करेंगे तो उनको एक कोने में धकेल दिया जाता है, और इसकी वजह से उनको इकोनॉमिक स्फेयर में, अपनी सोशल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में अलगाव महसूस होता है। तो इस तरह से एलियनेशन उनका होता है सोशल प्रोसेसेस के थ्रू। अपराध की लेबलिंग थ्योरी, जैसे हम किसी के ऊपर लेबल लगा दें, ये तो अपराध है। ये ऐसे ही क्या है कि दिव्यांगों पे भी लेबल लगा दिया जाता है। राइट, कि तो वो एक प्रकार से क्या हुआ, दिव्यांगों का अपराधीकरण हो। ये लेबलिंग थ्योरी है ना? आप जो है इसको भी देख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड। ठीक है, या करेक्ट। आप एक टॉपिक पढ़ाइए संक्षेप कोई। ठीक है सर, आई वुड लाइक टू टीच स्ट्रक्चरेशन थ्योरी ऑफ एंथनी गिडेंस। ओके, सो आई विल जस्ट समराइज इट इन शॉर्ट। एंथनी गिडेंस कहते हैं कि समाज में दो चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर और एजेंसी, जिसके थ्रू हमारा समाज आगे बढ़ता है, और सोशल प्रोसेसेस होती हैं। सो स्ट्रक्चर वो एक बड़ा ढांचा है, ओवरव्यू जिसको कह सकते हैं, जिसके थ्रू चीजें होती हैं, और एजेंसी वो इंडिविजुअल्स हैं या मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो अपनी फ्री विल, अपनी इच्छा से अपने मुताबिक एक्ट करते हैं। तो उनके हिसाब से मेन डिबेट ये है कि क्या जो समाज में बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू चीजें चलती हैं, या क्या इंडिविजुअल की विल के थ्रू चलती हैं। तो एंथनी गिडेंस इस पे ये एनालिसिस करते हैं कि दोनों ही, जो हमारे समाज में बड़े स्ट्रक्चर्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को, आप कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे? सर फिलहाल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही हूँ, और मैं एक यूपीएससी इंस्टीट्यूट में इंडियन सोसाइटी पढ़ा रही हूँ। अच्छा। सो उसमें अगर मुझे कोई बुक्स रेकमेंड करनी हो तो मोस्टली वो रेफरेंस बुक्स हैं जो नोट्स के थ्रू मुझे भी कहीं से मिली हैं, तो मैं अपने जो मेरे खुद के नोट्स हैं उनके थ्रू कर रही हूँ, बट मैं ये वाली बुक्स के बारे में और जानकारी इकट्ठी करूँगी। ठीक है, गिडेंस की बात किया आपने, गिडेंस की और क्या कॉन्सेप्ट थी स्ट्रक्चरेशन के अलावा? मॉडर्निटी के ऊपर एंथनी गिडेंस ने काफी बात की है, एंड वो लेट मॉडर्निटी पीरियड को बिलोंग करते हैं। एंथनी गिडेंस मोस्टली यही बोलते हैं
के जो मॉडर्नाइजेशन है उसके इल इफेक्ट्स हुए हैं, जो वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी जिसका नाम है, कि हम आज के टाइम में मॉडर्निटी की ऐसी एरा में रह रहे हैं जहाँ पर जो मॉडर्निटी की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको फेस कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन, देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एंड देन क्राइसिस ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी एटसेट्रा एटसेट्रा, न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा। सो लेट मॉडर्निटी की तरफ हम जा रहे हैं, ये ऐसा उनका है। और डेप्थ में इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन। ठीक है। रिस्क सोसाइटी ये क्या है? रिस्क सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट है जो उल्रिक बेक ने प्रेजेंट किया है। रिस्क सोसाइटी शॉर्ट में उसका मतलब ये है कि जो हम आज जो सेकंड मॉडर्निटी, जो उल्रिक बेक है वो ये बोलते हैं कि मॉडर्निटी के हम सेकंड फेज में चल रहे हैं। मॉडर्निटी के फेजेस हैं, जो पहला वाला फेज था वो रिस्क फ्री था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन था और एज सच पीपल अच्छे जगह पर थे। बट आज की जो मॉडर्निटी है, जो सेकंड मॉडर्निटी है, उसमें रिस्क सोसाइटी है। हर पल हमें रिस्क है, एनवायरनमेंट का रिस्क है, टेक्नोलॉजी का रिस्क है, हर तरह से हम एक तरह से डरे डरे रहते हैं। सो ये रिस्क, वो ये बोलते हैं कि हम इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट फिर भी हमारे पास ऑप्शंस कम, तो वो एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव है इस सेकंड मॉडर्निटी को लेके। उल्रिक बेक ये भी बोलते हैं कि मॉडर्निटी और हम तीसरे फेज में जा रहे हैं, तो मॉडर्निटी खत्म नहीं हो रही बल्कि एक फेज से दूसरे फेज में बदल रही है। ठीक है। जूडिथ बटलर किस देश के समाजशास्त्री रहे? Sir, I'm not sure about that. ठीक है। आधुनिक फेमिनिस्ट नाम बताइए। मॉडर्न फेमिनिस्ट नारीवादी, आधुनिक नारीवादी। Sorry, but I cannot recollect. अब आप पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में दो डिफरेंस बताइए। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी को मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ ताकि उसके फीचर से हम कंट्रास्ट कर पाएं। तो मॉडर्निज्म है क्या? मॉडर्निज्म एक ऐसा एरा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज है। तो टेक्नोलॉजी से शुरू होता है और उसके अलावा रीजन पे काफी फोकस होता है कि साइंटिफिक मेथड्स हैं, रीजंस हैं, कि यूनिवर्सल ट्रुथ की एक चीज जो इंडिया के लिए सही है वो बाकी जगह भी अप्लाई करेगी। यूनिवर्सैलिटी एक तरह से जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट्स में होती है, तो यूनिवर्सैलिटी, उसके अलावा टेक्नोलॉजी। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो ये बोलता है कि एक ही सच सबको अप्लाई नहीं होता है, मल्टीपल ट्रूथ्स हैं सोसाइटी में। हम कोर कोई एक नहीं है, कोर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम किसी एक चीज को फिक्स नहीं कर सकते हैं। हर तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो प्रॉब्लम्स बताता है बट उसके सॉल्यूशंस नहीं बताता। पोस्ट मॉडर्निज्म हर चीज को चैलेंज के तौर पे देखता है कि इसमें ये दिक्कतें हैं, उसमें वो दिक्कतें हैं, तो वो प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करता है बट सॉल्यूशन नहीं। ये ऐसी फिलॉसफी है और ये मानती है कि दरिदा का क्या योगदान है? दरिदा की एक बड़ी थ्योरी है डीकंस्ट्रक्शन, जो खुद एक मतलब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट कैटेगरी में आती है। तो उसका मेन मैसेज ये है कि सोसाइटी में जो जैसी चीजें दिखती हैं, बड़ी बड़ी मेटा नैरेटिव जिसको बोलते हैं, वो उस तरीके से नहीं है। अगर हमें समाज को अच्छे से समझना है या किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है तो हमें उसको यूनिट्स में तोड़ कर देखना पड़ेगा। तो विखंडन जिसको बोलते हैं, हेबरमास की पुस्तक का नाम बताओ। हेबरमास ने कौन सी बुक लिखी? पब्लिक स्फेयर एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। Am I audible, sir? Yes. Okay. ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you, sir. Okay. Next.
अलका जहांगीर, अलका जहांगीर, अलका जी हैं। अलका जी हैं। ओके, ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है। ममता ठीक जी, है, ममता जी, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस सर। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। आप पहले से काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। अच्छा दोगे मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा। आपने आपने मेरी प्रिपरेशन नहीं है इतनी। कोई बात नहीं, सामान्य जो अब तक हमने पढ़ा है वही काम आता है। स्पेशली उसी दिन पढ़ के जाए, वो जरूरी नहीं वही पूछा जाए। मैंने पूजा आपको थोड़ा आपको ब्रीफ नहीं किया, तो पहले मैं एक बार हाँ जी पूजा सर। की बात कर लूं। मुझे थोड़ा जी सर, जी। फिर मैं आपसे बात करूँ। तो आपने देखो, एक तो आपका रिसर्च वाला है ना टॉपिक, इससे रिलेटेड जैसे मॉडर्न जो किसी ने अभी रिसर्च किया हो आपसे पहले, एक दो ऐसा कोई सोशियोलॉजिस्ट हो, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। एक ठीक है, स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, और स्टेट गवर्नमेंट विशेषकर राजस्थान सरकार का आप देख लेना। और एक जो है से मैंने पूछा था, देखो इंटरव्यू पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो मतलब जंपिंग करके क्वेश्चन पूछते हैं, सब जगह ऐसा नहीं होता। जैसे पहले क्या होगा कि जो मेंबर आरपीएससी मेंबर हैं वो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे बातचीत होगी, उसके बाद में वो जो साथ में होंगे उनको देंगे। वो बिल्कुल वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते। तो पहला क्वेश्चन वो तो कहीं से भी हो सकता है, उनकी इच्छा होगी वहां से हो जाए। और अगर रिसर्च होगा फिर वो रिसर्च पे चलता जाएगा। तो हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल, है ना, आप खुद भी जो है एक बार अनुमान लगा लेना कि इसमें क्या क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी से, इससे रिलेटेड सोशियोलॉजिस्ट, और इससे रिलेटेड थ्योरीज, पहले की पुरानी कोई ओल्ड थ्योरीज हो, क्लासिकल थ्योरीज हो, वो भी आप देख, है ना। तो ये देख लेना। और एक ये लेबलिंग थ्योरी है ना अपराध की, ये जरूर देखना। आप आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कानून आपने पढ़ लिया, 2014 और 2016 में भी उनमें अमेंडमेंट हुआ था, है ना। कानून का नाम, कानून आया। हाँ, स्पेशली कानून का नाम भी याद रख ले, कानून क्या है ना, वो भी देख लेना। और बाकी आपका ठीक है, अच्छा है, आपकी प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंट भी हो और अच्छा प्रेजेंटेशन भी है, ठीक है। अब करने की तैयारी नहीं थी आज ज्यादा, पर मैं करने की जो चीज है, बिल्कुल करने की जो चीजें वो ये है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो और इनको ब्रीफली सब चीजें विस्तार से, वहां कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। और आप जो है थोड़ा सा लिख के ब्रीफली आप नोट्स बना ले। बिल्कुल बड़ी बड़ी थ्योरी उनको भी छोटे, और डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर ले, ठीक है। मैंने अभी पूछा नहीं, क्योंकि मैं अगले जब 2 या 3 और मॉक होंगे उनमें मैं उस हिसाब से आऊंगा। ये शुरुआत है हमारी, अभी तीसरा शायद तीसरा ही है ये, ठीक है। तो हम उस बिंदु तक आएंगे, तब तक आप अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा आपने किया है, अब कर लोगे आप, ठीक है। हाँ ममता जी, आप। थैंक यू। यस सर। तो ममता जी, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर मैंने ग्रेजुएशन केडीजन गर्ल्स कॉलेज किशनगढ़ से 2002 में किया। पोस्ट ग्रेजुएशन? सर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमडीएस यूनिवर्सिटी से एज ए नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट किया।
2005 में। ओके, तो MBS यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम क्या है? सॉरी सर। ओके, तो क्या पढ़ता है, किस में से पूछ, आप बताओ। सर आप पूछ लीजिए। ठीक है, बताइए। सोसाइटी क्या? सर लास्ट टाइम भी आपने ये प्रश्न पूछा था। सोसाइटी इज ए नेट ऑफ रिलेशनशिप, और इसे हम एक समाज और समाज दो रूप में देखते हैं। जो एक समाज है वो मनुष्यों का एक समूह है, और जो कि मूर्त है, जैसे कि आर्य समाज है, बंगाली समाज है, तो ये एक मूर्त है और मनुष्यों का समूह है। जबकि जो समाज है वो मनुष्यों के संबंधों का जाल है, जो कि अमूर्त होता है। ठीक है, ओके। आप क्लासिकल थिंकर्स में से आपने किसको पढ़ा है? सो ऑगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर, कार्ल मार्क्स, सबको पढ़ा है। ओके, और मॉडर्न में? मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी कौन सी पढ़ी? माइकल फूको। तो माइकल फूको की कौन सी बुक है? माइकल फूको की सर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, प्रिजन एंड इट्स बर्थ, और सेक्सुअलिटी पे है एक बुक। तो उनका पोस्ट मॉडर्निटी के संबंध में मुझे क्या विचार है? पोस्ट मॉडर्निटी के संदर्भ में पोस्ट मॉडर्निटी के संदर्भ में इनके विचार ये है कि ये ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति, इसका त्रिकोण इनकी सभी पुस्तकों में, इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि जिसके पास जितना ज्ञान है उसके पास उतनी ही शक्ति है। ज्ञान जो है वो शक्ति का प्रतीक है, और जिसके पास जितना ज्ञान है वो उसके पास उतना ही पूंजी होती है। तो ये ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति के त्रिकोण में सारा का सारा इनका डिस्कोर्स है। इन्होंने डिस्कोर्स की भी अवधारणा दी है, और ये कहते हैं कि जो प्राचीन समय में जैसे कामुकता है, या जो पागलपन था, उनको हम जिस रूप में देखते थे वो अब पोस्ट मॉडर्न टाइम में उनको उस संदर्भ में नहीं देखा जाता है। और इसके बारे में अब लोगों का जो डिस्कोर्स है वो बदल चुका है। तो वो कहते हैं कि डिस्कोर्स जो है एक समय तक नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है, और जो हमारे डिस्कोर्स थे पहले वो अब आधुनिक समय में या पोस्ट मॉडर्न टाइम में बदल चुके हैं। तो डिस्कोर्स का मतलब क्या था? डिस्कोर्स क्या है? डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि जब कुछ लोग किसी वस्तु को लेकर या किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के जो उनकी धारणा होती है, जो थिंकिंग होती है, जो उनके विचार होते हैं, जो सामान्य विचार होते हैं, वो डिस्कोर्स होता है। जैसे कि हम प्राचीन समय में भारतीय समाज में जैसे माना जाता था कि गाय एक पशु ही नहीं है, बल्कि एक उसको धर्म से जोड़ा जाता था, उसको एक पवित्र वस्तु, पवित्र एनिमल माना जाता था, और उसके पीछे कई रीजन थे, और ये एक व्यक्ति नहीं था, आम लोगों में ये धारणा थी। तो ये डिस्कोर्स होता है जब एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों की एक समान राय होती है, धारणा होती है, तो वो डिस्कोर्स बन जाता है। और डिस्कोर्स हमेशा परिवर्तनशील होता है, एक काल से दूसरे काल में। कमजोर वर्ग में कौन कौन है? सर इसमें हम जो मार्जिनल, जो सबल्टन क्लास है या सबल्टन जो वर्ग, जो जातियां हैं, उनको ले सकते हैं, और ट्राइबल्स को ले सकते हैं, सिंगल और विडो वुमेन को ले सकते हैं,
और सर वो सारे लोग जो कि शिक्षित नहीं हैं, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है और स्वास्थ्य है और जो राजनीतिक अधिकार है, उनसे जो वंचित है, उन सब समूहों को ले सकते हैं हम, भले ही वो किसी भी जाति का हो या वर्ग का हो। तो कमजोर वर्ग में अभी आपने बताया आदिवासी कमजोर वर्ग, सर वो आदिवासी, सारे आदिवासी नहीं, लेकिन वो आदिवासी जो जिनके पास अभी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पहुंची है, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या जो अभी भी राजनीतिक और हाँ जी, आदिम समाज क्या प्रॉब्लम है भारत में? आदिवासी आदिम समाज की क्या प्रॉब्लम्स है भारत में? सर आदिम जो आदिम या ज्यादा कहना चाहिए, आदिम नहीं, जनजातियों की। जी जी जी, आदिम तो अभी तक कोई है ही नहीं अस्तित्व में। हाँ, आदिम तो है ही राजस्थान में है ना, बिल्कुल। आदिम जनजातियां राजस्थान में है, दो जनजातियां, सहरिया है और मे बी दामोद, दामोद नहीं है, तो कथोड़ी, चलिए आप याद करना जब तक। आप बताइए इनकी क्या समस्याएं हैं? इनकी समस्या ये है कि एक तो ये दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, तो इन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षा से आज भी डिस्कनेक्टेड है और इन्हें अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का तो ज्ञान भी नहीं है। और ये इनकी ये बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इनके पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं उपलब्ध होता है और बहुत बैकवर्ड कंडीशंस में ये आज भी अपनी लाइफ जी रहे हैं। यही समस्याएं जी, यही समस्याएं हैं। हाँ सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और इनको लेकर के है और कल्चरल आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम भी है और जल जंगल और जमीन से रिलेटेड भी समस्याएं हैं। जल जंगल जमीन से रिलेटेड भी समस्याएं हैं, क्योंकि जो ये अपना प्राचीन लाइफ जो जीना चाह रहे, जैसे जी रहे थे, वो अब वैसा माहौल अब नहीं रहा है और ये नए जो कल्चर है उसको भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके पास कल्चर आइडेंटिफिकेशन की भी एक समस्या के लिए पैदा हो गई है। ठीक है, अब ये बताइए सबसे अधिक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, है ना? तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपना स्थान कौन छोड़ता है? कोई वर्ग विशेष? वुमेन्स, वो जो महिलाएं होती है, वो उनका माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पूरे दुनिया की सबसे आधी आबादी है और शादी के बाद अमूमन हर महिला शादी करती है और उनका माइग्रेशन होता है। ओके, इसके बाद में जो है माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है उनके साथ भारत में है, मैं थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप सही कह रहे हो। माइग्रेशन की प्रॉब्लम आदिवासी में है या नहीं? है सर। कैसे? सर, जो आदिवासी जनजातियां जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जब एक पर्टिकुलर जगह पे उनका उपजाऊ खेती नहीं हो पाती या उत्पादन नहीं हो पाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे होते हैं, जैसे झूम कृषि भी कहते हैं। और जो जनजातियां जानवरों पे अपना जिनकी जीविका होती है, वो भी जब जानवरों को लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। और जो आदिवासियां मतलब हाउस होल्ड वर्क्स छोटे मोटे काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, तो वो भी रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। बिल्कुल डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े वनों की कटाई हो रही है, उनके आजीविका के साधन खत्म हो रहे हैं, तो उनको माइग्रेशन वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए देखो क्योंकि हम उस टॉपिक से चलते चलते यहाँ से आ जाते हैं, तो सवाल से सवाल बनते हैं, इसलिए ये आपके क्वेश्चन यहाँ तक बन जाएंगे। तो
आप क्या पढ़ाएंगे आप? तो टॉपिक बताइए। कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? सर माइकल फूको। हाँ चलिए पढ़ाइए। सर वैसे ज़्यादा अच्छे से तो प्रिपेयर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। माइकल फूको जो है वो एक बेसिकली फिलोसोफर है, सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, और इनका जन्म पेरिस के अंदर हुआ था, और वो पूरी उम्र भी एज ए फिलोसफी के प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने अपना लाइफ पास की। और इनकी जो डेथ हुई थी वो एड्स की वजह से हुई थी 1984 में। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी है उसमें पहली जो इनकी पुस्तक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वो उनकी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में ये बताते हैं कि उन्होंने डिस्कोर्स का एक अवधारणा दी है, और ये नॉलेज को पुरातत्व में जाकर के देखते हैं और कहते हैं कि प्राचीन समय में नॉलेज जो था, ज्ञान जो था, उसका जो बेस था वो व्यक्ति नहीं था, वो लोगों में था, समाज में था। और वर्तमान समय में जो नॉलेज का आधार है वो व्यक्ति में हो गया है। तो वस्तुनिष्ठवाद से सब्जेक्टिविज्म में आ गया है, ये बताते हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बाद इन्होंने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की बुक दी है, वो 1961 में दिया था। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में ये कहते हैं कि पागलपन जो है उसको पहले समाज में उसको स्वीकार्य नहीं था, ऐसे लोगों को पहले जेलों में रखा जाता था, और 18वीं शताब्दी के बाद पागल खाने में उनको डाल दिया जाता था, और जो अभिजन समुदाय है वो उनसे घृणा करते थे या उनसे अपने आप को अनसेफ मानते थे, तो उनको अपने से सोसाइटी से दूर रखते थे। तो अभिजन जो लोग हैं वो माना जाता है कि उनमें शक्ति थी और ये ज्ञान था, तो वो इन लोगों को दूर रखते थे। तो हम इनकी जो कृतियां हैं, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ क्लिनिक और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, और एक डिसिप्लिन एंड पनिश, इन चारों बुक्स में हम कामुकता, पागलपन और कारागार को हम देखते हैं। और इन चारों ही बुक्स में ये ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति के त्रिकोण को लेकर के अपनी बात रखते हैं। इन्होंने डिस्कोर्स की एक अवधारणा दी है। ओके, थोड़ा सा मैं चर्चा करूँ अब आपका। ठीक है, आप थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस में ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं गलत नहीं बोलूँ, जबकि आपको नॉलेज है और आप बहुत बेहतर करोगे, है ना। तो आप जो है कॉन्फिडेंस है ये इसलिए डाउन हो जाता है क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि शायद आप सही नहीं बोल रहे। आपको नॉलेज है और आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। हाँ सर, ये मुझे लगता है कि मैं शायद ना गलत बोल रही हूँ, या मुझे कोई बुक का नाम सही ढंग से याद नहीं है, या उसका ईयर गलत है, या ये चीजें जो डाटा जो सर सोशियोलॉजी रियल में इतना वाइड है कि, है ना। बिल्कुल, लेकिन आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो वैसे। तो अब थोड़ा सा ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें कई चीज़ें समझाने की जरूरत है। जैसे मैंने जो टॉपिक दिए थे उनसे हट करके भी आपसे पूछा था, आपने सारी चीज़ें मैनेज किया। इसका मतलब नॉलेज आप में है, ये आपके कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल बिल्ड होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो टॉपिक दिए थे मॉडर्न थ्योरीज दिया, अब वो सवाल चलते चलते वहाँ आदिवासी समाज की समस्याओं तक आ गया। वीकर सैंक्शन कौन से हैं उनके नाम याद कर लेना, और उनकी प्रॉब्लम को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें विस्तार से नहीं बताना। आप मुझे बता रहे हैं वो बहुत बढ़िया बताया ये सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें छूट जाए चिंता मत करोगी, कुछ छूट नहीं जाएगी, ये मत सोचो बार बार, आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बोलते जाइए। ठीक है, इजी गोइंग, वो सोचने का मौका देंगे ऐसी जगह पर, पॉइंट बोलने की बारी आती है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। और पिछले जो 3 मॉक हुए उनमें आपका अब वाला मॉक बहुत बेहतर है पहले से।
ठीक है, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक भी क्लियर किया, पढ़ाया भी आपने। अगले 2-3 में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, बाकी मैं पर्सनल एक कल तो नहीं, परसों मैं कॉल करूंगा और कुछ एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है जी सर। ओके, और बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट राजेश जी उपस्थित हैं। राजेश जी, हंसा मैडम, हंसा जी, हंसा जी, शायद वो म्यूट हैं। सुन पा रहे हैं हंसा जी? अलका जी हैं? अलका जाएंगे। ठीक है, और कोई है आप में से? चलो मैं ब्रीफ करता हूँ अब थोड़ा सा। आपने सभी ने सुना, एक दूसरे का देखा, बड़ा अच्छा पहले से और अब तक काफी अच्छा परफॉर्म था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी बढ़ रही है। मॉक इंटरव्यू से आपका खुलापन होगा। आपको उस दिन भी मॉक इंटरव्यू लगेगा जिस दिन आप जाएंगे उस दिन। ठीक है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अपने पास टाइम है अभी, कम से कम 20 दिन का टाइम है। आप इसको समराइज करें तो आप हो जाएगा। हाँ, हंसा जी आ गई है। यस, माइक आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया। यस यस यस, आवाज आ रही मेरी हंसा जी? जी सर। जी सर। ओके, तो हंसा जी आप बताइए, आपने 10वीं कब की? हेलो। यस, आपने 10वीं परीक्षा किस स्कूल से की? सर मैंने गवर्नमेंट सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल गोनेर से 10th पास की है। यस, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? गोनेर से की है सर। ग्रेजुएशन। ओके, और पोस्ट ग्रेजुएशन? सॉरी सर, ग्रेजुएशन मेरा महारानी कॉलेज से रहा है जयपुर से, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी से रहा है। और अभी आप वर्तमान में पोस्ट पे हो? सर मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में। लेक्चरर कब से हो आप? 2015 से हूँ सर। अच्छा, 2015 से। अभी तो आप प्रिंसिपल बनने वाले होंगे। वाइस प्रिंसिपल में आने है मेरा। अब क्या होता है? आवाज सही नहीं आ रही है। तो जब आप हाँ, तो उधर आप प्रिंसिपल बन रहे हैं, तो इधर क्यों आना चाहते हैं? आप इस पोस्ट पे क्यों आना चाहते हैं? सर शुरू से ही मुझे कॉलेज का बहुत ज्यादा चाव रहा है, और पहले मैं स्कूल में आने से पहले भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया करती थी। तो एक मेरे मन में है कि मुझे इसी कोर्स में जाना है, इसलिए मैं इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने आप क्या पढ़ के आए हो? आप क्या पढ़ के आए हो? सर मेरी तैयारी नहीं है, मुझे आज अभी पता चला है, तो मैं प्रिपरेशन कर नहीं पाई। ओके, आप बताइए कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी
सर कम्युनिटी एक समूह होता है जिसके उद्देश्य एक जैसे होते हैं, एक दूसरे संदेश होते हैं। ओके अच्छा वर्ण व्यवस्था क्या है? आवाज नहीं आ रही। वर्ण व्यवस्था हमारे भारतीय समाज में, परंपरागत समाज में वर्ण व्यवस्था नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं पूछ रहा था वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही एक समाज की व्यवस्था है जिसमें समाज को एक स्तरीकरण के आधार पर बांटा गया है, मतलब वर्णों के आधार पर विभाजित किया गया है। और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा तो इनमें स्ट्राटिफिकेशन है? जी सर। यस स्ट्राटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन एक स्तरों में समाज का जो बंटवारा होता है, विभाजन होता है, जिसकी वजह से समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है, उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कह सकते हैं। आज भी हम देखते हैं उच्चता और निम्नता के क्रम में समाज जो विभाजित है वो स्ट्रेटिफिकेशन कहलाएगा। अच्छा कोई एग्जांपल दे सकते हो भारतीय समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का? सर जाति व्यवस्था में स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं हम, ऊंच नीच की भावना भी देख सकते हैं, या इसके अलावा आज हम देखते हैं जैसे पदक्रम पाया जाता है, पदों के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो हम देखते हैं, ये भी स्ट्रेटिफिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। जाति व्यवस्था, जाति की विशेषताएं बताइए आप। जाति में सबसे पहली विशेषता तो यही है कि व्यक्ति जो जन्म के आधार पर जाति मिलती है, ये अर्जित परिस्थिति नहीं है बल्कि प्रदत्त परिस्थिति है जिसको व्यक्ति बदल नहीं सकता है। और इसमें कुछ निषेध पाए जाते हैं आपस में, खान पान से संबंधित, वैवाहिक संबंधित, जैसे अंतर जातीय विवाह नहीं हो सकते, अंतः जातीय विवाह ही इसमें हो सकते हैं। और व्यवसाय से संबंधित कुछ निषेधों का कठोरता से पालन किया जाता था, आजकल तो नहीं है, बहुत परिवर्तन आ चुका है। लेकिन पहले जो व्यवसाय जिस जाति के लिए निर्धारित थे उसी में व्यक्ति जाता था, चेंज नहीं कर सकता था। तो जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है? निरंतर सर अब थोड़ी शिथिलता हो गई है। पहले बहुत ज्यादा थोड़े अंधविश्वास भी थे, और आज जो समाज बदल रहा है वो सबसे ज्यादा प्रभाव जाति व्यवस्था पर ही इसका पड़ रहा है। कि पहले जो खान पान, छुआछूत, ये सब हम देखते थे, निम्न जातियां उच्च जातियां आपस में मेलजोल नहीं रखती थी, तो अब ऐसा नहीं है। और अब लोगों में मेलजोल बढ़ा है, और जातियों का जो जिस तरह से हम आरक्षण वगैरह देकर जातियों को आगे ला रहे हैं, तो वो सब चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से जाति आगे बढ़ रही है। एक जन्म वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं बदला है कि जिस जाति में हम जन्म लेते हैं वो हमेशा रहती है हमारी। जाति और वर्ग में क्या अंतर है? जाति मैं बाद में बात करूंगी, थोड़ी देर ऑनलाइन इंटरव्यू क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ जाति और वर्ग में क्या अंतर? जाति और वर्ग में आप कैमरा ऑफ कर लीजिए ताकि वॉइस अच्छे से आएगी। कैमरा ऑफ कर लीजिए, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो ठीक करेगा। हाँ अब बोलिए आप। जाति व्यवस्था जो है वो परिवर्तित नहीं हो सकती। नहीं कैमरा ऑफ कीजिए आप। वो
हाँ, अब बोलिए आप। हाँ, यस प्लीज। में परिवर्तन नहीं हो सकता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत व्यक्ति उसी जाति का सदस्य बना रहता है, लेकिन जो वर्ग है वो वर्ग बदल सकता है। व्यक्ति अपनी मेहनत के आधार पर व्यक्ति अपने वर्ग को चेंज कर सकता है। जाति एक सामाजिक परिस्थिति या मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर वर्ग निर्धारित होते हैं, जबकि सामाजिक आधार पर जाति निर्धारित होती है। जाति का नाम होता है, वर्ग के नाम नहीं होते हैं। वर्ग 3 होते हैं, जाति अनेक होती हैं। जातियों में स्ट्राटिफिकेशन होता है, वर्ग में स्ट्राटिफिकेशन नहीं होता है। वो प्रदत्त है, वो अर्जित है ना। उसको छुआछूत पवित्रता से संबंध है, उसका इससे संबंध नहीं है। वो एक आर्थिक विभाजन है। इस तरह से हम बहुत सारे बोल सकते हैं, है ना। तो ये थोड़े से आप लोगों को कंसेप्ट देखना है। ठीक है। आप क्या टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे आप? सर टॉपिक अभी कुछ भी प्रिपेयर नहीं है मेरा। कोई एक टॉपिक पढ़ाइए आप, कॉन्फिडेंट रहिए, आप कुछ भी पढ़ाइए, बिल्कुल। आप चलो मैं देता हूँ आपको एक टॉपिक, बहुत सिंपल देता हूँ। आप तो संयुक्त परिवार पढ़ाइए, कंपाउंड फैमिली, संयुक्त परिवार। आपसे डेफिनेशंस वगैरह मुझे बिल्कुल अभी ध्यान में नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बोलिए, आप तो बहुत अच्छा बोलेंगे आप, बोलिए आप। ठीक है सर। सर संयुक्त परिवार जो कि प्राचीन समय से हमारे समाज में चला आ रहा है और आज भी हम संयुक्त परिवार देखते हैं, जहाँ कई पीढ़ियां एक साथ मिलकर के रहती है, एक ही रसोई का बनाया हुआ खाना खाती है और जिनकी जो आर्थिक उत्पादन की जो व्यवस्था होती है वो भी एक ही होती है। सम्मिलित रूप से सब लोग अपनी आजीविका करते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो ऐसे परिवार जिसमें कई पीढ़ियां साथ रहती है उसे हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं। और इसमें जैसे नहीं हो पाया है। ठीक है। आप बताइए संयुक्त परिवार का हम विपत्ति काल का बीमा कहते हैं। संयुक्त परिवार को विपत्ति काल का बीमा कहते हैं। क्यों? विपत्ति काल का बीमा कहते हैं संयुक्त परिवार। हेलो, ठीक है, ओके। नहीं सुन पा रहा। हेलो, नेटवर्क की वजह से आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है फिर, है ना। नेक्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन के साथ में आइए। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन के साथ में आइएगा, ठीक है। ओके। हाँ, हाँ, यस सर। ममता जी, आप सुन पा रहे हो? यस सर। यस प्लीज। हाँ, आप कह रहे थे कि कुछ सवाल अच्छा कम पूछे, ये बात है? हाँ सर, मैंने दोनों टाइम बहुत कम पूछता है। इसका मतलब इट्स क्लियर कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी है ना इंक्रीज नहीं हुआ है। नहीं, मैं कुछ ब्रीफ करना ही भूल गया शायद आपको, है ना। तो मैं पहले आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक चीज मैं भूल गया था। पहला ये कि हमें ये नहीं बोलना है कि सर आप पूछिए, मैंने यही पढ़ा है। पिछली बार भी आपने यही बोला था, इसलिए मैंने सबसे सिंपल सवाल शुरू किया कि बताइए सोसाइटी क्या है। तो आप एक तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना अच्छे से आप तैयार करें कि आपसे पूछा जाए आप क्या पढ़ के आए हो, तो आपको बताना है कि मैंने फर्स्ट मॉडर्निटी में ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। 2-3 टॉपिक आप उनको बताएंगे, तो क्या है कि हमारा एक वाइड एरिया हो जाता है पूछने वाले के पास। हाँ, अब सर एक कंफ्यूजन है कि क्या हमेशा हम जो टॉपिक सर को सजेस्ट करेंगे इंटरव्यू बोर्ड को, कि क्या उसी में से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे या हो सकता है उसको स्किप करके वो किसी और टॉपिक से पूछ ले फिर?
इंटरव्यू क्या है कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है, प्रश्न से प्रश्न निकलता है। तो वो जैसे जिस टॉपिक को बताएंगे उसके संबंधित 8-10 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, फिर उसके रिलेटेड वो देखेंगे कि हाँ आपको इसका वाइड एरिया और थोड़ी सी जानकारी डेप्थ में है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप कोई भी एक टॉपिक बताएंगे, आपने जैसे हमने जो जनजातियों वाले उस बात पे आए, तो फिर जनजाति की समस्याओं पे आएंगे, फिर उसके बाद में वो पहचान का संकट इसमें भी आ सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मैं टॉपिक सजेस्ट कर बोल दूंगी। यस तो तुम टॉपिक करो, नहीं ये कोई इशू नहीं है। नहीं तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी फॉल्ट थी सर, आपकी नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि मैं 2-3 चीजें आपको बताना भूल गया था बीच में। तो मैंने तो मैं मॉडर्न पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, फिर मैंने लिखे भी थे। स्टूडेंट्स से संबंधित पूछा गया आपको, नहीं पूछा शायद, है ना? मुझसे नहीं पूछा, पूजा जी से पूछा था। पेपर मास का ये भी आपसे नहीं पूछा, है ना? ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए थे मैंने, लेकिन वो मिस हो गए, तो पेज बदल गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम आप सबसे पहले इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और 11 को इवनिंग में आपने कुछ जैसे हमसा जी हैं, आप हैं और 2-3 और एक अलका जी हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था कि एक बार बीच में आप हमारा जो है विचार कर लेना। तो आप 1-2 और हैं, 4 या 5 का मैं 11 तारीख को इवनिंग में एक मॉक करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप कुछ टॉपिक कीजिए, तो थोड़ा सा मैं आप स्टूडेंट्स के बारे में पूछ लेता हूँ, उनकी मुख्य कंसेप्ट कौन सी है ये बता दीजिए आप। एंथोनी गिडेंस की। हाँ सर, बुक्स तो मुझे याद नहीं आ रही, पर एंथोनी गिडेंस और उल्रिच बेक दोनों ने मिलकर के रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है। अच्छा, हाँ बताइए। तो उन्होंने गिडेंस में क्या कहा? स्ट्रक्चरेशन, संरचनाकरण। संरचनाकरण के बारे में गिडेंस ने बताया था, वो क्या है स्ट्रक्चरेशन? सॉरी सर, अभी कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, वो ये दोनों आप देखना इसमें, क्योंकि इसका गिडेंस का बड़ा काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। तो फेमिनिज्म को भी देखना आप। ठीक है, फेमिनिज्म है ना? कॉलोनिज्म, फेमिनिज्म। हाँ, बिल्कुल नारीवाद। ठीक है, बाकी तो आपने बता दी थे। ठीक है सर, एक दिन किसी दिन सर एक रैपिड क्वेश्चन आवर रख लीजिए ना, जिसमें आपने जो भी 8 पार्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं, वो लगभग हर एक पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस है, और वो सारा मिला करके 8 भाग का है ना, कम से कम 200 के आसपास हो जाते हैं। तो उनका एक रैपिड, मतलब वो सारे रिपीट हो जाएं तो ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। 16 से पहले ही करना चाहूँगा, लेकिन मैं वो, क्योंकि 16 को फिर मैं स्पेशली नहीं करूँ, तो उसमें आप लोगों का थोड़ा सा अच्छा फीडबैक जाए, मेरे अलावा भी कोई और भी ऑब्जर्व करे, तो काफ़ी अच्छे सुझाव देंगे आपको, तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा। लेकिन उससे पहले हम कर लेंगे। ठीक है, आप 11 के लिए आप तैयार हैं उन सभी क्वेश्चन के लिए? ठीक है, और उससे पहले मैं 1 बाय 1 भी फोन कर सकता हूँ, मुझे लगेगा मेरा आइडिया आएगा तो मैं आपको फोन करके उस बारे में डिस्कस करूँगा मैं आपसे। जी ठीक है, ओके ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो तो बताइए। हेलो सर। हाँ, नारायण जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग जी सर, थोड़ा मेरे से भी साक्षात्कार की थोड़ी वार्तालाप हो जाए, क्योंकि मैं तो दिन को बहुत बिजी रहता हूँ, तो क्योंकि
अपना टॉपिक नहीं दे पाया था। जी सर। अच्छा, मॉक लिया जाए आपका भी? तैयार हो? जी जी तैयार है। फॉर्मल तो कॉन्फिडेंस तो डेवलपमेंट हो गई। ठीक है। ओके। तो जो फॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पूछता ही हूँ मैं, उनकी तो जरूरत है नहीं। सीधा मैं सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। सब्जेक्ट पे आ जाओ सर। जो हमारा लेक्चर का फील्ड है उसके ऊपर थोड़ा ठीक है, वार्तालाप हो जाए तो। ओके, आप बताइए क्या तैयार करके आए हो आप? तैयार तो सर मेरे को अभी कुछ नहीं है, मैं 2 दिन से लगातार स्कूल ही जा रहा हूँ। तो थोड़ा हमारे जो सब्जेक्ट है लेक्चर का जो है फील्ड उसके ऊपर थोड़ी थोड़ा ब्रीफ किया जाए तो ठीक रहेगा। नहीं, कुछ टॉपिक्स जैसे आपने किए हो तो चलिए मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। सोशल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताइए आप। मतलब समाज शास्त्र के अपने देखने का दृष्टिकोण, समाज शास्त्र जो अपने सिद्धांतों को देखता है। हाँ जी सर, समाज शास्त्र का देखने का तरीका अपना किसे कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? मतलब जो समाज शास्त्र सिद्धांत जो बनाते हैं वो अपने नजरिए से जो देखते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी का दूसरे विषय से भी संबंध है। जी सर। ठीक है, तो अर्थशास्त्र और सोशियोलॉजी में डिफरेंस बताओ। अर्थशास्त्र में मतलब अपन किसी बात, एक ब्रेड की बात करते हैं तो अर्थशास्त्री ये सोचता है जब समाज शास्त्र ये सोचेगा कि इस ब्रेड को खाने से लोगों के बीच किस प्रकार के आपसी संबंध बनेंगे, किस तरह से वो अपने बैठ के परिवार की बातचीत करेंगे, तो इस प्रकार से वो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंध है। समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में क्या अंतर है? समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है और मानव शास्त्र विशेषकर आदिवासी ट्राइबल का अध्ययन करता है। ओके। आपने वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, है ना? तो समाज शास्त्र में वस्तुनिष्ठता की समस्या है क्या? क्या है ये वस्तुनिष्ठता? वस्तुनिष्ठता किसी भी वस्तु को निष्पक्ष रूप से देखना, किसी भी विषय को अपन निष्पक्ष रूप से देखने को अपन वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तो समाज शास्त्र में तो इसकी थोड़ी सी समस्या रहती है, उसमें थोड़ा पक्षपात का भी समाज शास्त्र में अपन उसका आरोप लग सकता है। ओके, हाइपोथेसिस ये क्या होती है? हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस एक उपकल्पना होती है जिसका अपना हाइपोथेसिस एक काम चलाऊ परिकल्पना है जिसका अभी तक अपने बस निष्कर्ष निकालना बाकी है। अच्छा, ठीक है। एक अच्छी हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? क्या होती? हाइपोथेसिस में पहला तो है कि अपने जो समस्या है उसका चयन करना चाहिए। दूसरा है उसके बारे में एक परिकल्पना तैयार करनी चाहिए। फिर तीसरा है उसका जो तथ्य है, तथ्यों का संकलन और उसका विश्लेषण करना चाहिए। चौथी है उसके सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना। ये तो आप साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप्स बता रहे हो, चरण बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि एक अच्छी हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं हैं? मतलब हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जैसे अपने जो भी अपन सिद्धांत का परिकल्पना का निर्माण करते हैं वो पूर्ण तथा 100% सही होने की संभावना बने। ठीक है। ओके। डाटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनके नाम बताइए आप। प्रश्नावली विधि, अनुसूची और
और साक्षात्कार। अच्छा जी सर सुना जी। ठीक है, प्रश्नावली क्या है, क्या होती है प्रश्नावली? प्रश्नावली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने समस्या के समाधान के लिए डाक के द्वारा प्रश्न भेजकर उसका अपना वापस उसका प्रश्नों के सरल करने का प्रयास करते हैं। कोई भी एक टॉपिक पढ़ाइए आप, कोई भी एक टॉपिक। पंचायती राज पढ़ा दे? हाँ पढ़ा। पंचायती राज भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्र में जब देश आजाद हुआ तो सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात हुई और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सरकार ने सोचा कि हमारे अंतिम जो कड़ी है गांव तक हमारी सत्ता का विस्तारण हो, इसलिए भारत सरकार ने पंचायती राज योजना 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो नागौर में शुरुआत की। उसके बाद पंचायती राज को राजस्थान में 3 स्तरों पे लागू किया गया, जिला परिषद और पंचायत समिति और पंचायत। तो हम तीनों स्तरों के बड़े स्तर बात करें तो सबसे पहला है जिला परिषद है। तो जिला परिषद में जो मुख्य आदमी होता है वो जिला प्रमुख होता है और उसका चुनाव जनता के द्वारा जो। एक मिनट मैं ये बता दूं, अब थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जी सर। तो आप थोड़ी डेफिनेशन और ये अच्छे से देख लो, ठीक है जी जी। और एक जैसे जो टॉपिक चूज करो पढ़ाने का तो वो क्या है, सोशियोलॉजी का ही होना चाहिए जी। 11th 12th के बजाय अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई एक टॉपिक चूज करो आप जी। ठीक है। पंचायती राज है जो सोशियोलॉजी में शायद 12th में ऐसे कुछ है, वो पंचायती राज सोशियोलॉजी के बजाय ये अधिक किसका है, पब्लिक एड का है या पॉलिटिकल साइंस का आ गया। तो आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज टॉपिक, ठीक है। हाँ, और आप डेफिनेशन आप याद कीजिए और जब भी इंटरव्यू हो ये कतई नहीं बोलना है कि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है, या फिर ऐसा कि शायद हो पूछे आप तो ये क्वेश्चन से अपने को नेगेटिव फैक्ट डालते हैं, ये नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल आप जैसे हो, बढ़िया हो, आप सीधे बोलो। हाँ, और कुछ टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जब भी हो आपको बोलेंगे, ठीक है जी सर। अब क्या है कि मैं जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं, जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा सा वो ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आप एक अच्छे एकेडमिशियन हो, किसी चीज को, किसी थ्योरी को आप समझाएंगे, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप समझाएंगे, आप अपने थिंकर्स के बारे में आप बताएंगे, तो वहाँ संतुष्ट होंगे, ठीक है जी। बाकी इन में अगर हाँ तो आप थोड़ा डीपली उनको पढ़िए आप, ठीक है जी। नेक्स्ट में हम 11 को या जब भी मिलेंगे तब तक आप अच्छा कीजिए, और कुछ टॉपिक हो सके तो मुझे सजेस्ट कर दीजिए 4-5 दिन में कि मुझे ये पढ़ाया मैंने जी जी जी। 2-3 दिन का टाइम है अपने पास, तो वो तो क्लियर करो, उसके बाद में अगले दिन में और क्लियर करोगे। अगर हमारा 50% सिलेबस भी कवर होता है तो हम बताने के लिए बहुत कुछ होगा हमारे पास, और इन 20 दिन में हम ऐसे कुछ भी निकालते गए तो क्लियर कुछ नहीं हुआ, और हम सोचेंगे पढ़ना बहुत कुछ है और वो पढ़ भी नहीं पाते। तो चाहे हमारा 25 कवर हो इन 20 दिन में, तो उनको डीपली आप कर ले कुछ टॉपिक अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी सर, थैंक यू। ओके ठीक। और कोई स्टोरेज हो सीखी? अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कॉन्फिडेंस कम ज्यादा इसलिए भी होता है, इसलिए मैं कुछ एक लोगों का इंडिविजुअल लेना चाहूंगा पर्सनली, केवल वही होंगे, उन्हीं को लिंक भेज दूंगा कल परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा, 15 मिनट का 20 मिनट, तो उससे को उनका वो फ्रीली अपनी बात कह सकेंगे। फिर उसके बाद में ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि कुछ एक ऐसे हैं आप में से जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, होती भी है, तो वो हेजिटेशन दूर हो जाए,
ये मैं चाहता हूँ, इसलिए इंडिविजुअली कल परसों जब भी है मैं फ्री होऊंगा, आप लोग जो है तैयार है ना, और अपना एक एक टॉपिक आप जरूर रख लें, एक दो टॉपिक, ठीक है। और हो सके तो ये जो मॉडर्न है जो मैंने ग्रुप में भेज रखे हैं, इनको थोड़ा ठीक कर लेना आप, मॉडर्न कंसेप्ट। उसके बाद में इंडियन और थिंकर्स पे, और तीसरे में मैं मेथोडोलॉजी और जो बचा हुआ सोशियोलॉजी उस पे करूंगा, लेकिन ये हमें 20 दिन में ही करना है। ओके, तो आप 11 तक को आपको टाइम है, ये मॉडल कम कर लो। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है, एक सेशन आप पूरा इसका रखो मैथोडोलॉजी का। सर मैथोडोलॉजी का क्योंकि सब लोग रिसर्च कर रहे हैं और मैथोडोलॉजी का पूछा भी जाता है। हाँ, मैथोडोलॉजी का मैं इसके बाद में करूँगा, 13 के बाद करता हूँ। 13 से लगा लो आप, 11 को आपका होगा, तो बाकी चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज कर लेंगे। ठीक सर, ठीक है, ठीक है। और ग्रुप में सर हमारी जो एग्जाम का सिलेबस था वो सारा हमको, सर हमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं ना, कुछ मतलब कुछ ही कवर करना है, और हम वहाँ पे पूछेंगे तो हम वो टॉपिक उनको सजेस्ट कर दें। सारे नहीं, बिल्कुल ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप लोगों के लिए सारा कवर करना। सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ कोई नहीं होता है, पर सब कुछ नहीं होता है। आपको कुछ एक टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, डेफिनेशन में बार बार करें, सही आसान टॉपिक, ठीक है, ये करिए। तो प्रैक्टिस कर लो अपनी पसंद के, आप अधिकतम 5 से कर लो, आपको ये भी काफी है। और डेफिनेशन सारी डिक्शनरी को देख लो आप, इसके बार बार कैसे, ठीक है जी सर। ओके, और मुझे कॉल कर लेना, कोई बात हो तो कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। और कल मैं इंडिविजुअली अगर कोई तैयार हुआ तो मैं इंडिविजुअल उसका इंटरव्यू लेना चाहूंगा, इंडिविजुअल कल केवल एक का, ठीक है। ओके जी सर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।